नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हैरानी की बात है, रूस यूक्रेन जंग को जितना ज्यादा रोकने की कोशिश हो रही है, उतना ही ज्यादा यूक्रेन पर रूसी हमले हो रहे हैं। अब खबर यह है कि ट्रंप और जेलेंस्की भी रूस के तूफानी हमलों को देखते हुए बैकफुट पर आ चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा चुका है कि पुतिन ने यूक्रेन का पूर्वी किला फतेह कर लिया है और अब रूसी सेनाएं यूक्रेन में दंदनाती हुई एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा कर रही हैं। झुक गया अमेरिका, नाटो, पुतिन ने जीता पूर्वी यूक्रेन। लगभग 1370 दिन की जंग में पुतिन ने साबित कर दिया कि जब तक रूस नहीं चाहेगा युद्ध विराम नहीं होगा। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने साबित कर दिया कि चाहे अमेरिका हो या फिर नाटो के 32 देश, वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग नहीं जिता पाएंगे। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति समझौते का मसौदा तैयार किया है, वो साबित करता है कि रूस ने यूक्रेन की जंग जीत ली है और पूर्वी यूक्रेन से यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप के प्लान के खिलाफ नाटो और यूरोप के देश एकजुट हो गए हैं और जेलेंस्की की चाहकर भी ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जेलेंस्की भी चाहकर ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति योजना में साफ तौर पर रूस की जीत नजर आ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या 28 नवंबर को ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को दी गई डेडलाइन यूक्रेन के अंत की डेडलाइन साबित होगी, क्योंकि ट्रंप की शांति योजना की वजह से यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने जंग लड़ने से मना करना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में ऐसा खौफनाक खूनी हमला किया है जिससे जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की ने खुद माना है कि इस वक्त हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रूस के उन हमलों से जिसने यूक्रेन से पूरी तरह से पूर्वी मोर्चा छीनना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास का पूरा इलाका पुतिन के निशाने पर है। पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन, खार्किव, सुमय, चर्नीव, ज़ेपोरिज़िया, खेरसॉन में रूस के सबसे भीषण हमले हुए हैं। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हवाई हमले करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाएंगे। रूस ने किंजल, इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलों से कई हमले किए हैं जो यूक्रेन के लिए मौत की सुनामी साबित हुई हैं। यूक्रेन ने खुद माना है कि रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा स्ट्राइक और 6000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये भी दावा किया है कि इस वक्त 162 मोर्चों पर बेहद भीषण जंग चल रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने जो खूनी हमले किए, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खार्किव पर खूनी हमला, पूर्वी किला हुआ फतेह। रूसी सेना ने 23 नवंबर को पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर बहुत बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा घायल हुए। खार्किव के मेयर इहो तेरेखोव ने टेलीग्राम पर बताया कि कम से कम 4 लोग बुरी तरह से जलकर मर गए, जबकि खार्किव के क्षेत्रीय गवर्नर ओले सिनिहुबो के मुताबिक घायल 12 लोगों में से 11 और 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक शहर के 6 जिलों में 15 हमले दर्ज किए, जो रूसी सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
जेलेंस्की ने भी माना कि युद्ध के मोर्चों पर हालात बेहद संगीन हैं। Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. जेलेंस्की से सैनिकों की बगावत, जंगी मोर्चों से भागी यूक्रेनी सेना। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ ट्रंप के 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति योजना के खिलाफ जेनेवा में यूरोपीय देशों ने बगावत की, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी मोर्चों पर जंग कर रहे यूक्रेनी सैनिक खुली बगावत पर उतर आए हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये यूक्रेनी सेना के तोपखाने की चौकी पर तैनात वो सैनिक है जो अब रूस के खिलाफ जंग करने से मना कर रहे हैं। ये यूक्रेनी तोपखाने की वो टुकड़ी जिसने डंके की चोट पर कहा है कि अगर ट्रंप का 28 सूत्री यूक्रेन शांति योजना के तहत यूक्रेन का पूर्वी शहर प्रोकोवस्क रूस को दिया गया तो वो रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे। इन सैनिकों का साफ कहना है कि अगर रूस को प्रोकोवस्क का इलाका सौंपना ही है तो फिर हम प्रोकोवस्क को बचाने के लिए रूस के खिलाफ जंग क्यों करें। ये तो हमारी देशभक्ति और कुर्बानी का सीधा सीधा सौदा है। जरा देखिए जेलेंस्की के बागी सैनिक अपने लीडरों पर क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें किसी और देश को दे दें? पूर्वी शहर प्रोकोवस्क के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात एक यूक्रेनी सैनिक ने ट्रंप की शांति योजना पर जमकर भड़ास निकाली है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बात करते हुए यूक्रेनी सेना के तोपखाने की चौकी पर तैनात 33 साल के विटाली ट्रेक्लो ने दो टूक कहा है कि हमें अगर ट्रंप की शांति योजना के तहत रूस को अपना प्रोकोवस्क इलाका सौंपना ही है तो उनकी टुकड़ी क्यों लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है? क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें किसी और को दे दें? इन सब बलिदानों का क्या मतलब है? बड़ी संख्या में सैनिक मर रहे हैं और उसके ऊपर शहरों पर हमले हो रहे हैं। ट्रेकालो ने कहा कि उनके सैनिक किसी भी ऐसे शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। Вам сказати, на що ми тоді тут воюємо, якщо вони хочуть, щоб ми то все передавали. Ми тут захищаємо наші кордони, щоб потім просто взяти та віддати. Ну, смисл тоді оцього всього, всіх цих жертв. Люди військові зараз гинуть просто капець як масово, плюс обстрілюють мирні міста. इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा फतह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। कुपियांस्क खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लिए एक जरूरी लॉजिस्टिक केंद्र है। रूस की सेना ने 2022 में इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सितंबर में यूक्रेन की सेना ने इसे वापस ले लिया था। नवंबर की शुरुआत से रूस के सैनिकों ने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से 6 निप्रोपेट्रोवस्क इलाके में और 7 जापोरिजिया इलाके में है, जिससे पूरब में उनकी बढ़त और मजबूत हो गई है। Верим мы в мирные переговоры, потому что они садятся за стол с ручкой, а по нам прилетают ракеты и бомбы. И гибнут люди. Вот сегодня женщина погибла, вынесли только что вот недавно. इधर यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के अधिकारियों ने जेनेवा में मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए वॉशिंगटन के प्लान पर चर्चा हुई। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया था कि प्लान में रूस को रियायत दी गई है। इस योजना में यूक्रेन से कुछ इलाके छोड़ने, अपनी सेना पर
कुछ सीमाएं लगाने और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की मांग की गई है। यूरोपीय देशों का साफ कहना है कि ट्रंप की 28 सूत्री यूक्रेन योजना सीधे सीधे रूस की जीत साबित हो सकती है। वहीं यूक्रेनी विपक्षी पार्टियों ने अमेरिका की 28 सूत्री यूक्रेन युद्ध योजना को रूसी जाल बिछाकर खारिज कर दिया है। यूक्रेन की विपक्षी पार्टियों के नेता और सैनिक इसे हार के बराबर मानते हैं। यूक्रेन की मुख्य यूरोप समर्थक विपक्षी पार्टी ने लीक हुए 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की निंदा की है और इसे क्रेमलिन द्वारा रचा गया एक जाल बताया है जो देश की संप्रभुता को कमजोर करता है। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा है कि ट्रंप द्वारा कीव पर दबाव डाला जा रहा है कि 28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव वास्तव में अमेरिकी योजना नहीं बल्कि रूस की इच्छा सूची है। We had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress. Even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. You know, we began almost 3 weeks ago with a foundational document that we socialized and ran by both sides, and with input from both sides. ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फिर से हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी नेताओं की आलोचना की है और उन पर वॉशिंगटन के समर्थन की कोई कद्र न करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने लिखा, यूक्रेन के नेतृत्व ने हमारे प्रयासों के लिए जरा भी आभार नहीं जताया है। ये टिप्पणी फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों की याद दिलाती है, जिसमें ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जेलेंस्की की कड़ी आलोचना की थी। अब ट्रंप ने अपने 28 सूत्री योजना को लेकर जेलेंस्की पर जमकर भड़ास निकाली है। कुल मिलाकर हालात ऐसे हो गए हैं कि या तो ट्रंप की 28 सूत्री योजना पर जेलेंस्की को 27 नवंबर तक हाँ करना होगा, वरना 27 नवंबर के बाद पूरे पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमले कई गुना तेज हो जाएंगे। अब देखना होगा कि 27 नवंबर को यूक्रेन के भाग्य का क्या फैसला होता है। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान और इजरायल का युद्ध भड़काने वाला बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। लेबनान पर इजरायल ने ऐसी एयर स्ट्राइक की है जिसके बाद ईरान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो हिजबुल्लाह को इजरायल के रहमो करम पर छोड़ दे या फिर वो लेबनान के मोर्चे पर एक्टिव हो जाए। दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और इस 10 मंजिला इमारत का हाल देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी। इजराइल ने बहुत बड़े टारगेट पर बम गिराया है। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहाँ हुआ जोरदार धमाका। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को मार डाला है। हैसम अली तबतबाई ने ही हिजबुल्लाह की रजवान कमांडो फोर्स तैयार की थी। रजवान कमांडो फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। एक ड्रोन के थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें देखिए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है। बताया है कि कैसे उस अड्डे को उड़ाया गया जहां पर कमांडर तबतबाई के मौजूद होने की सीक्रेट जानकारी मिली। हमले को और डिटेल से समझने के लिए AI से बनाया गया ये वीडियो देखिए। दक्षिण बेरूत पर उड़ते हुए टारगेट इजराइल के विमानों ने बम गिराए और फिर यहाँ अफरा तफरी देखिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई पर नजरें गड़ाई हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी रही और अब ये बात पुख्ता हो गई है कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपना बहुत जिगरी कमांडर खो दिया है और इसकी वजह नेतन्याहू का बमबारी वाला ऑर्डर है।
And a short while ago, the IDF attacked the Hezbollah chief of staff in the heart of Beirut, who led the strengthening and arming of the terrorist organization. Prime Minister Netanyahu ordered the attack upon the recommendation of the defense minister and the IDF chief of staff. तबाही हमेशा इजराइल के लिए बड़ा खतरा बना, चाहे वो 1993 की लड़ाई हो, 1996 की लड़ाई हो, या फिर वर्ष 2000 और 2006 में हुआ युद्ध क्यों ना हो। वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक तबाही ने खयाम बैटल फ्रंट पर कई ऑपरेशन अंजाम दिए। तबाही ने ही हिजबुल्लाह की रजवान कमांडो फोर्स बनाई थी, जो बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन करती रही है, और पूर्व में सीरिया बॉर्डर की तरफ ISIS से भी यही फोर्स लड़ी है। حزب الله كثير قوي. حزب الله عنده هاي الروحية، بيمتلك هاي الروحية، وبيمتلك من القدرة انه يخطط ويبني ويطلع ويروح على مشهد ويرجع يستعيد قدراته اللي هي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله حتمكننا من الموضوع. लेबनान में अब ऐसे धमाकों ने हिजबुल्लाह के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। फिर देखिए, लेबनान में गिराए गए ऐसे हर बम पर नेतन्याहू के दस्तखत होते हैं। इस धमाके से निकले काले धुएं में एक बार फिर हिजबुल्लाह और इजराइल का नया युद्ध नजर आ रहा है। इस धमाके ने हिजबुल्लाह को एहसास दिला दिया है कि अगले टारगेट के तौर पर नेतन्याहू नईम कासिम को चुनने वाले हैं, यानी हिजबुल्लाह चीफ। अगर नईम कासिम को इजराइल टारगेट बनाता है तो समझ लीजिए गाजा से भी बड़ा युद्ध लेबनान में शुरू हो सकता है, क्योंकि फिर इसमें ईरान भी शामिल होगा और नेतन्याहू का असली मकसद भी ईरान से जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है, चाहे वो तायर हो या फिर सिदौन। फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप इजराइल के टारगेट पर हैं। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. טבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. दक्षिण बेरूत में हुए हमले में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैसम अली तबतबाई के अलावा 4 और डिप्टी कमांडर भी मार डाले गए। इसमें मुस्तफा ब्रू, रिफत हुसैन, इब्राहिम हुसैन और कासिम हुसैन बरजावी भी शामिल है। ये सभी लोग हैसम अली तबतबाई के साथ या आसपास ही मौजूद थे। 5 कमांडरों का एक हमले में एक साथ मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद से हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एंटी इजराइल फोर्स को फिर से ताकतवर बनाने के लिए नईम कासिम ने लगातार कोशिशें जारी रखी हैं। इस कड़ी में हैसम अली तबतबाई अब नईम कासिम का सबसे बड़ा और कारगर कमांडर बन चुका था। वो हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा कर रहा था, रजवान जैसी कमांडो फोर्स को फिर से ताकतवर बना रहा था। और ये बात इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी की तरह लगातार बज रही थी। Will not allow Hezbollah, the terror organization, to recover and rebuild its strength and threaten Israel from anywhere inside of Lebanon. The terror organization's activities continue to constitute a violation of the understandings between Israel and Lebanon. हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया है, इसके धमाकों की एक फहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल बन गया है।
चाहे वो पेजर वाले बम धमाके हों या फिर नसरल्लाह को बंकर बस्टर बम से गिराकर मारने वाला प्लान। नेतन्याहू के दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह चल रहा है। वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह से हथियार छीनना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू ने लेबनान के आगे लगातार ये डिमांड रखी है कि अगर बातों से नहीं तो धमाकों से सही वो हिजबुल्लाह को मिटा कर रहेंगे। לאחרונה הוא הוביל את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש. זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו, וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין. תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש. हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में होना लाजमी है। नईम कासिम ने इजराइल की बमबारी में अपना बहुत भरोसेमंद कमांडर हैसम अली तबतबाई को खो दिया है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में तबतबाई काफी सक्रिय रहा है। वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक तबतबाई ने इजराइल बॉर्डर पर कई ऑपरेशन किए हैं। उसकी बनाई गई रजवान फोर्स आज भी एक्टिव है। 2006 में जो लड़ाई हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़ी थी, तभी से तबतबाई इजराइल की वांटेड लिस्ट में आ गया था। الحمد لله صامدين ونضل صامدين والحمد لله يمكن النصر بحليفنا ان شاء الله. لو شو ما بيعملوا شو ما بيصيروا نحن صامدين. هيدي بلدنا وهيدي ارضنا ونحن رح نضل صامدين. 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजराइल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा का कर रहा है। हमास के ऑपरेशन फ्लड के बाद तबतबाई ने लेबनान का मोर्चा संभाला था और इजरायली फोर्स के साथ हिजबुल्लाह की जितनी बड़ी झड़पें हुई, उसमें हर हमले का ऑर्डर देने वाला तबतबाई को ही बताया जा रहा है। लेकिन अब इजराइल ने बदला ले लिया है, क्योंकि लेबनान पर जिस तरह की बमबारी हुई है, उससे जाहिर है नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह को बख्शने वाले नहीं है। दक्षिण बेरूत पर उड़ते हुए इजराइल के फाइटर जेट जरा भी रहम दिखाने के मूड में नहीं है। वो लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को जिस तरह मारा है, वो अब कासिम के लिए भी बहुत बड़ी वार्निंग बन गया है। 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। नेतन्याहू जानते हैं कि हथौड़ा गर्म है, इसी वक्त वार करना जरूरी है। इसलिए सवाल है कि अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कब तक सुरक्षित है, क्योंकि नेतन्याहू ने बता दिया है कि वो तो नहीं रुकेंगे। हमास के बाद उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह है और अब ईरान भी उसे नहीं बचा पाएगा।